नमस्कार, मैं वैष्णव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी आज बैठक करेंगे। यूक्रेन के बाद पीएम मोदी की बैठक बहुत अहम होने वाली है। बता दें कि कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ पीएम मोदी आज बैठक करेंगे। ओपीएस, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर आज पीएम मोदी एक साथ बैठक करेंगे। बता दें कि यूक्रेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी की आज ये पहली बैठक होगी, जो कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे। भारत शांति के लिए वो रूस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर गए थे। इसके बाद ये उनकी पहली बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों से बात करेंगे। बता दें कि जुलाई में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर थे, तब यूक्रेन समेत कुछ पश्चिमी देशों ने इसे तिरछी निगाह से देखा था। अब पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे हैं, तो फिर से इसकी चर्चा हो रही है। ये दौर ऐसा हो सकता है जैसे जब यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस भी जल्द यूक्रेन पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन और रूस का मीडिया भी काफी ज्यादा कवरेज कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो सकता है। पीएम मोदी जो बैठक करने वाले हैं, आज पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी आज सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यूक्रेन दौरे के बाद पीएम मोदी की ये पहली बैठक है, जिसमें कई मायनों से अहम मानी जाती है। बता दें कि इसमें शांति व्यवस्था पर भी काम होगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद ये पहली बैठक है, कितनी अहम हो सकती है ये बैठक? बात करें पीएम मोदी की, तो आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो पुरानी पेंशन बहाली है, उसको लेकर आज बैठक हो रही है दिल्ली में जी। और साथ में आपको बता दें कि जो बैठक हो रही, कहीं कहीं देखा जाए तो बैठक में जिस तरीके से पुरानी पेंशन को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है जी। उसी चीज को लेकर आज पीएम मोदी भी, क्योंकि सामने कई विधानसभाओं में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी एक बार पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर आज बैठक करने वाले हैं। जो पेंशन संघ के लोग हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद अब नतीजा किस कदर तक आता है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो पीएम मोदी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पेंशन संघ के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं जी। राजेश, पीएम मोदी की आज की जो बैठक है, इसको विपक्ष किस नजरिए से दे सकता है? देखिए, अगर आपको बता दें, विपक्ष की बात अगर करें, लगातार चुनावी मुद्दे में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज उठा रहा है जी। जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो आवाज उठाता था, कहीं कहीं देखा जाए चुनाव के दौरान, तो कहीं कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि जो पुरानी पेंशन बहाली है, जो विपक्ष का मुद्दा है, कहीं उस विपक्ष के मुद्दे को खुद प्रधानमंत्री मोदी भुनाना चाहते हैं और जो सभी चुनावों में उसका लाभ पीएम मोदी या कहें बीजेपी को मिल सकता है जी। राजेश, पीएम मोदी के साथ इस बैठक में क्या लगता है, कौन कौन से चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि काफी अहम माना जा रहा है ये बैठक आने वाले चुनाव को लेकर, जिसपे विपक्ष की भी काफी नजरें हैं। तो क्या लगता है इसमें पीएम मोदी के साथ बैठक में कौन कौन और चेहरे शामिल हो सकते हैं? देखिए, पीएम मोदी के साथ साथ में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ में मंत्री सीता निर्मला रमण भी साथ में मौजूद हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 प्रदेशों में चुनाव, विधानसभा का चुनाव है। उन विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी कहीं न कहीं देखा जाए पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं जी। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर बीजेपी का विरोध। आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। बता दें कि आज देश भर में बीजेपी इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कांग्रेस एनसी के गठबंधन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं। उन्हीं 10 सवालों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बता दें कि
जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही कई सवाल भी उठाए। बीजेपी ने कहा कि सत्ता पाने के लिए एक अपवित्र गठबंधन बना है। दरअसल गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन के बाद से ही बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पर हमला बोला था। बीजेपी ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे कि क्या वो अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग झंडे की बात करती है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? कुछ 10 सवाल पूछे गए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को इसे लेके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे उठा सकती है, किन विषयों पर बात कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार विपक्ष को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग एक बैठक कर रहे हैं, तो बैठक को लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरने का, इंडिया गठबंधन को घेरने का काम करेगी जी। राजेश, बीजेपी ने साफ साफ ये आरोप लगाया है कांग्रेस पे कि कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति कर रही है। इसका क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि अभी अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां उस पर राजनीति करने लगी, तो जाहिर सी बात है उसी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस या विपक्ष के ऊपर लगातार निशाना साधती रहेगी। विपक्ष जो है लगातार विभाजनकारी नीतियों के रास्ते पर चलता है और विभाजनकारी जो चीजों हैं उनको बढ़ावा देने का काम कांग्रेस करता है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। राजेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अपने एक अलग झंडे की बात करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं भाजपा ने जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस चीज को समर्थन दे रही है अलग झंडे की, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से अलग झंडे की बात चल रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल बात सच है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अलग झंडे की मांग करती है और दूसरी चीज आपको बता दें कि बीजेपी कहीं कहीं देखा जाए तो उसको घेरने का काम कर रही है और कई सवाल बीजेपी कांग्रेस के ऊपर उठाई है, इंडिया गठबंधन के ऊपर उठाई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जो कहीं कहीं देखा जाए तो वो लगातार विभाजनकारी नीतियां और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो देश को बांटने का काम करने का लगातार बीजेपी जो है आरोप लगा रही है। जम्मू कश्मीर में 18 तारीख को पहले फेज का मतदान चालू है, तो क्या लगता है ऐसे में भाजपा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो आने वाले चुनाव पे असर डाल सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि 4 प्रदेशों में चुनाव है विधानसभा का, जिसमें एक जम्मू कश्मीर भी है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है कि उसको घेरने के लिए बीजेपी जो है बीजेपी अपना हथकंडा अपना रही है और उसके साथ साथ में बीजेपी कहीं कहीं देखा जाए तो इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी राजेश, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और कांग्रेस के ऊपर हमला करने के लिए और किन किन मुद्दों को उठा सकती हैं? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाती रहती है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव होना है जी, और उसके बाद कांग्रेस जो है जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, उसी को देखते हुए बीजेपी जो है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे आतंकवाद का माहौल है, उस आतंकवाद के माहौल को कांग्रेस से जोड़ते हुए बीजेपी तमाम तरह के सवाल उठा रही है और उसी को लेकर बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सपा सांसद आर.के. चौधरी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि सांसद आर.के. चौधरी ने जुलूस निकाला था। भारत बंद के दिन उन्होंने जुलूस निकाला था परिवर्तन चौक पर, जिसके खिलाफ अब उन पे एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आर.के. चौधरी ने बिना परमिशन के ही परिवर्तन चौक पे जुलूस निकाला था, जिसके खिलाफ अब उन पे आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बता दें कि लखनऊ पुलिस ने मोहनलालगंज सीट के समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सपा सांसद के खिलाफ वजीरगंज थाने के दरोगा विनोद कुमार सिंह ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। भारत बंद के दिन जुलूस निकालने पर सपा सांसद आर.के. चौधरी के साथ साथ तरुण रावत और अन्य भी कुछ लोगों पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने बिना परमिशन के ही गांधी भवन से परिवर्तन चौक तक जुलूस निकाला था, जिस पर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि सपा सांसद के खिलाफ बीएनएस 179(1) ई 223 और पुलिस अधिनियम 30 के तहत वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले की दी गई तहरीर के अनुसार बताया गया कि तरुण रावत लेखराज मार्ग इंदिरा नगर लखनऊ द्वारा 21 अगस्त को गांधी भवन प्रेक्षागृह में संविधान मान स्तंभ संगोष्ठी आयोजन शांतिपूर्ण करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसमें करीब 700 व्यक्तियों के शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की बात कही गई थी। अपने आवेदन में उन्होंने बताया था कि गांधी भवन प्रेक्षागृह में स्थित ऑडिटोरियम में प्रतिभाग करने के बाद वो गंतव्य को रवाना हो जाएंगे। हालांकि आयोजन के बाद करीब 4:15 बजे तक आयोजनकर्ता तरुण रावत अपने मुख्य अतिथि आर.के. चौधरी मोहनलालगंज के साथ अभी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए हजरतगंज की तरफ प्रस्थान करने लगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि आर.के. चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला है भारत बंद के दिन जुलूस निकालने का, तो क्या ये जानकारी पहले से नहीं दी गई थी? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, आर.के. चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत बंदी का जो आंदोलन था, इस आंदोलन में कई लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से पुलिस से परमिशन की बात की जाए, तो पुलिस को इस मामले में किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे कि पुलिस पहले से अलर्ट होती है और जो वहां का रूट डाइवर्ट है उसको किया जा सकता है, या फिर जो आम जनमानस है जो उनको समस्याओं का सामना न करना पड़ता। कलीम, लेकिन जानकारी ये मिली है कि आर.के. चौधरी ने जो जुलूस निकाला था उसमें कम से कम 700 लोग थे और वो भारत बंदी का दिन था, जिसमें कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने पे क्या पुलिस वालों को शक नहीं हुआ कि कैसे ये 700 लोगों की भीड़ कहाँ जा रही है? रोक तो सकते थे ना वो? देखिए अर्चना जी, साफ तौर से चीज वही है कि जब मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज करने को लेकर के साफ तौर से उसमें यही दर्शाया गया है कि जिस तरीके से बिना परमिशन के एकाएक जो सैकड़ों की भीड़ लेकर के वो सड़कों पर उतरे थे, भारत बंदी आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों के बीच पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से आम जनमानस को समस्या हुई थी, तो उसी समस्या के बीच जो स्थानीय दरोगा थे उनकी तहरीर पर फिलहाल ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विवेचना होगी, तो विवेचना में कई धाराएं भी बढ़ सकती है और जो नाम जो अज्ञातों के भी हैं उनके भी नाम कहीं ना कहीं बढ़ाए जा सकते हैं फिलहाल। जी कलीम, सपा सांसद आर.के. चौधरी पे जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, इस पे अभी तक सपा की तरफ से क्या कोई बयान जारी हो पाया है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से भारत बंदी आंदोलन की बात की जाए, मायावती की ओर से ये आह्वान किया गया था कि इस भारत बंदी आंदोलन में सभी लोग समर्थन दें, क्योंकि आरक्षण को लेकर के पूरा था। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मुकदमा दर्ज करने के बाद से सपा डेलीगेशन या फिर सपा के किसी भी प्रवक्ता या फिर सपा नेता की अगर बात की जाए, किसी तरह का कोई भी अभी बयान सामने नहीं आया है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं असम से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गैंग रेप के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की मौत हो गई। आज सुबह 4 बजे आरोपी के तालाब में कूदने से उसकी मौत हो गई। लगभग 2 घंटे के गहन बचाव अभियान के बाद आरोपी का शव निकाला गया। असम के नौगांव में नाबालिग के साथ उसने रेप किया था। वहीं बता दें कि
इसके बाद पुलिस ने बताया कि असम के नौगांव ढिंग गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी तफज्जुल इस्लाम की आज मौत हो गई। बताया जा रहा है कि क्राइम सीन पर ले जाते वक्त पुलिस कस्टडी में से वो भागकर तालाब में डूब गया। तालाब में कूदने के बाद काफी मशक्कत के बाद 2 घंटे के बाद उसकी लाश तालाब से निकाली गई। आरोपी के शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सुबह 4 बजे उसे क्राइम सीन पर ले जाया जा रहा था, तभी उसने तालाब में छलांग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने करीब 2 घंटे की तलाशी के बाद आरोपी का शव बरामद कर लिया और बता दें ये घटना गुरुवार शाम की है, जब 3 दरिंदों ने एक मासूम के साथ दरिंदगी की थी। मामला आपको बताते हैं कि ट्यूशन से लौटते वक्त 10वीं की एक छात्रा के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया और उसे सड़क किनारे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। पीड़िता को किसी ने वहां देख लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एक मुख्य आरोपी गिरफ्त में आया जो आज सुबह 4 बजे पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।